अफराद जिंदा जलकर खाकस्तर हो गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए और दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गईं। इस सानही के बाद कराची से लेकर इस्लामाबाद तक विफाकी और सूबाई इदारे हों कि हुकूमतें सिर्फ बगलें झांकती नजर आईं। हादसे के तकरीबन 13 दिन बाद ओगरा ने तेल का कारोबार करने वाली दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी शेल कंपनी पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया और जाँ बहक और जख्मियों को 10 और 5 लाख रुपए फीकस अदा करने का हुक्म सुनाया। 200 से जायद पाकिस्तानियों की अमवात की जिम्मेदार कंपनी और सिर्फ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये कहां का इंसाफ है? एक इंसानी जान की कीमत 10 लाख रुपए और कहानी खत्म, जबानी जमा खर्च और फिर से वही पुराना धंधा शुरू। जी हां, अब तक यही रास्ता तलाश किया गया है। इस सानही की जिम्मेदारी कहां कहां और किस किस पर आयद होती है, आइए तलाश करते हैं। अंदर गेट पे कोई नहीं है, बुला दो यार किसी को। है ही नहीं कोई, काम बंद हो गया। ये टैंकर खड़े में भरने के लिए नहीं भरेंगे अब। ये उस कंपनी का ऑयल फिलिंग टर्मिनल है जिसका टैंकर अहमदपुर शर्किया में एक हादसे का शिकार हुआ और इतना बड़ा सानहा हुआ कि 200 से जायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये हादसा कैसे हुआ, ये सानहा कैसे पेश आया, इसके बारे में कोई वाज़ेह जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं। जिस टैंकर में ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि वो 14 व्हीलर ट्रॉलर था जिस पर 50,000 लीटर फ्यूल लोड किया गया, जबकि 22 व्हीलर होना चाहिए टैंकर। अगर इससे कम है तो फिर खतरा बढ़ जाता है। आपको अब दिखाना शुरू करूंगा वो टैंकर्स जिनमें भरकर ये फ्यूल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया जाता है। ओगरा की रिपोर्ट में हादसे का शिकार होने वाले ऑयल टैंकर को किसी भी मुकर्ररा मेयार के मुताबिक नहीं बताया गया। मुल्क भर में ये वाहिद ऑयल टैंकर नहीं था जो मेयार के मुताबिक नहीं है, बल्कि यहाँ हर दूसरा ऑयल टैंकर कुछ ऐसा ही नजर आता है। ये लोग पाकिस्तान में आकर बिजनेस करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की सेफ्टी का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। दावे तो बड़े बड़े करते हैं मगर होता कुछ नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस मुकाम से लेकर तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर तक, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा टैंकर्स की लाइनें और कतारें हैं। आगे जाऊंगा तो सड़क भी आपको ब्लॉक मिलेगी और वहाँ पर जो ज़्यादातर टैंकर्स नज़र आ रहे हैं वो ओगरा की उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नज़र नहीं आ रहे जो उसने बनाई हैं, जो उसके रूल्स हैं, जो उसके रेगुलेशंस हैं, उसकी वायलेशन हो रही है। और ना ओगरा को कभी ख्याल आता है, ना इन ऑयल कंपनियों को ख्याल आता है कि अगर लोगों की जानें जाती हैं तो इनका क्या। हुकूमत पैसे दे देगी, हमारे टैक्स के पैसों से पैसे दे देगी और बस। ये बेल्ट भी इसका ठीक नहीं है। ये बेल्ट तो अभी कैलिब्रेशन कर दिया। क्या नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल वली। अब्दुल वली, ये बगैर बेल्ट के तुम कैसे गाड़ी चलाते हो यार? नहीं, ये तो अभी खोल दिया। उधर का बेल्ट है नहीं, उधर का है ही नहीं। तो उधर भी आदमी बैठता है, वो भी बेल्ट नहीं लगाता। नहीं, ये तो पुरानी गाड़ी अल्लाह के बंदे 1984 का गाड़ी। 1984 की गाड़ी। इसकी फिटनेस है तुम्हारे पास? फिटनेस क्या है? कहाँ तक जाते हो? ये इस्लामाबाद तक भी पेश हुआ। इस्लामाबाद तक जाती है जनाब ये गाड़ी। कितना फ्यूल होता है इसके अंदर? फ्यूल क्या है? पेट्रोल 40,000। 40,000 लीटर लेकर ये गाड़ी जाती है। जिस गाड़ी के मीटर ठीक नहीं है, ये तो जिस गाड़ी में ये सब कुछ लगा हुआ है, ये क्या है? जिस गाड़ी में ये नहीं होना चाहिए गाड़ी में। क्यों? चर्च पीने के लिए। क्या चीज़? ये 40,000 लीटर जाता है पेट्रोल इस्लामाबाद तक। मैं अगर फिटनेस ऑफिसर हूँ, मैं तो फिटनेस नहीं दूंगा इसकी। क्या है फिटनेस तुम्हें पता ही नहीं है क्या है? इसको पता ही नहीं है फिटनेस क्या है। आप देखें ज़रा, 40,000 लीटर की इसमें गुंजाइश है। उतरने के लिए दरवाज़ा ही पूरा नहीं खुल रहा है। एनीवे, बहरहाल फायर एक्सटिंग्विशर में मटेरियल तो मौजूद है मगर इसका ये पाइप यहाँ से टूटा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर यहीं से ख़राब है।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। सर भाई, कितने घंटे चलाते हैं गाड़ी? 12 घंटे। यही वजह होती है कि जो हादसात हो जाते हैं। जी, इतना बड़ा ट्राल है, आप लोग देखो तो एक ड्राइवर है उसके एक साथ। ड्राइवर होता है, दो एक नहीं ड्राइवर होते हैं और हेल्पर भी नहीं होता, बस ड्राइवर आके ये गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। जब तक 5 दिन लोड नहीं लग रहा या 10 दिन लोड नहीं लग रहा, ड्राइवर यहाँ गाड़ी के नीचे पड़ा होगा। अच्छा, मगर मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं, कुछ ड्राइवर होते हैं, वो बहुत थके हुए होते हैं, जी, तो जी। वो चर्च भी पीते हैं। देखो, चरस तो आजकल एक अहम चीज़ बन गई है ना। आजकल चरस तो एक 5 साल का बच्चे वो भी पी रहे, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हैं या नहीं। अभी हम आप लोग देखो कि हम लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और ये आ रहे हैं, खाना गाड़ी में खा रहे हैं, पानी गाड़ी में पी रहे हैं, तो कितनी फायदा क्या ज्यादती की हुआ? बात है। तो ये देखो ना, अभी ये जो चेन्नई पोर्ट बना, उनका कोई रास्ते का कोई नहीं, अल्लाह नहीं करे कि ये पेट्रोल की गाड़ी है, ये ऑयल टैंकर एरिया है, यहाँ आग लग जाए तो कोई रास्ता है? कोई भी नहीं है ना। लेटर ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो ख़राब बंद पड़ा हुआ है लेटर। सिगरेट तो आप भी पीते हैं? बस सिगरेट तो पीते हैं ना, सिगरेट के बगैर तो ड्राइवर को गुजारा है, चाहे जो भी है उसका भी गुजारा है। इस गाड़ी में तो मना है। ये एक और लाइटर, 2 लाइटर, सिगरेट, यानी कोई इन पर चेक वगैरह तो नहीं होता। जी, ये शेल हाउस है मेरे पीछे, और यहाँ पर कोशिश करते हैं ये कुछ पता चले इनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। जितना भी मीडिया आया है उसको यही जवाब मिला है। यहाँ इनको बता दिया गया है कि सबको यही जवाब देना है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है, बाद में आए। और इन्होंने जो अपना एक मुख्तसर सा रिस्पॉन्स दिया है वो अपनी वेबसाइट पर दिया है, जिसमें इन्होंने रिग्रेट का इजहार किया है। जनाब, आपको सिर्फ रिग्रेट नहीं, आपको जवाब देना होगा कि 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जो जान गई है उसमें आपका अपना कितना हाथ है। आपने कहाँ गलती की, कहाँ पैसा कमाने की हविस में आप भूल गए कि आपको किस तरह से सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए, अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। आप सब भूल गए। आपको जवाब देना होगा, यहाँ भी जवाब आपको देना होगा और वहाँ तो जवाब देना ही होगा जो अल्लाह ताला की अदालत है। मगर यहाँ आपसे जवाब ज़रूर लिया जाएगा, और जब तक इस मामले की इंक्वायरी नहीं होती, करार वाकई सज़ा नहीं मिलती लोगों को, हम भी इस मामले को फॉलो करते रहेंगे। ये वो मरवत ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके टैंकर को अहमदपुर शर्किया में हादसा पेश आया। इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है किसी चीज़ का। आपकी ड्यूटी यही होती है? घर है ये। हाँ, घर है, घर है किसका घर है? मेरा। आपका घर है? तो आप बाहर आके बात तो कर लें मुझसे। मरवर ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है ना ये अंदर दरवाजे में ताला डालने आए थे। इस जगह इनकी नेम प्लेट लगी होती थी, जो इस हादसे के बाद से इन्होंने हटा दी है। हालिया दिनों में इन्होंने यहाँ से हटाई है ये, वरना यहाँ पर इनकी कंपनी का नाम लिखा होता था। बताते ये हैं कि ये एक रिहायशी इमारत है और ये है भी रिहायशी इलाका, मगर इसके अंदर इन्होंने ऑफिस खोला हुआ है। तो ये लोग असल में कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़रूर हैं। शहरियार, आप यहाँ पर बार बार आते रहे हैं, आपने कई मरतबा कोशिश की कि इनका मौक़िफ़ जान सके, तो ये कोई जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, जब शुरू में बात हुई तो उस वक्त उन्होंने मुझसे बात कर ली कि उनको पता नहीं था कि कौन बात कर रहा है, लेकिन जब मैंने अपना तारुफ कराया तो उन्होंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद से मैं इनके ऑफिस के नंबर पर और इन लोगों से मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा हूं। ये लोग जवाब नहीं दे रहे। इवन अब से मैंने थोड़ी देर पहले भी उनसे चंद घंटे पहले भी बात करने की कोशिश की तो ये लोग बदतमीज़ी पर उतर आए। इस चीज़ में एक और बात जो सामने आई है इस पूरे हादसे में, कि ये जो ट्रेलर जो कि उल्टा है भावलपुर के करीब, ये मरवत एंटरप्राइजेस की भी मलकियत नहीं था, इन्होंने थर्ड पार्टी से लिया था, यानी कि शेल ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इन्होंने किसी और से आगे लिया, और वो जो ट्रेलर जो उल्टा है वो शेल के पास रजिस्टर्ड भी नहीं था। नाकिस टैंकरों में ऑयल का भरना, कराची जैसे शहर से गुजरना, सिंध के इलाकों से गुजरना, यहाँ ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां और सिंध हुकूमत के इदारे बराह रास्त जिम्मेदार हैं, और इसके बाद यही जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है।
मैंने कराची हैदराबाद हाईवे पर तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र किया और ये सफ़र रात के वक्त किया। और रात के वक्त सफ़र करने का एक और मकसद ये था कि इस शाहराह पे मैं ये जान सकूं कि सेफ्टी के क्या इंतज़ाम होते हैं। 50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मुझे एक भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नहीं मिला। इनका हेल्पलाइन नंबर है जो जगह जगह लिखा हुआ है, जो है 130। इस नंबर को जब डायल करते हैं तो ये नंबर नहीं मिलता। मैंने कई मरतबा डायल किया, ये नंबर वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो कोई हेल्पलाइन मौजूद नहीं है। तो एक हादसा अहमदपुर शर्किया जैसा हर वक्त हमारे सरों पे मंडला रहा है और हम उसके लिए सिंध के अंदर, कराची के अंदर, कराची है और हैदराबाद के दरमियान तक तो साफ नज़र आ रहा है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जब यहाँ पर तैयार नहीं हैं तो अंदरूने सिंध तो और बुरे हालात होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध की यह हालत है। अब चलते हैं पंजाब की जानिब। इस बात का जायजा लेना भी जरूरी है कि हादसे के बाद 200 से ज्यादा अफराद की जानों के ज़िया के सानहे को क्या रोका जा सकता था या नहीं। ये जानने के लिए हमने कराची से अहमदपुर शर्किया जाने का फैसला किया और जाए हादसा पर हमें वो शवाहिद मिले कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हलाकत को यकीनी तौर पर रोका जा सकता था या कम से कम इस जानी और माली नुकसान को कुछ कम जरूर किया जा सकता था अगर बर वक्त मुताल्लिक़ा इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते। कराची से एक तवील फासला तय करने के बाद इस वक्त हम अहमद शर्किया के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया। इस समय से ऑयल टैंकर आ रहा था और यहाँ आने के बाद जब इसे हादसा पेश आया तो ये तकरीबन 360 डिग्री मुड़ चुका था। इसका फ्रंट इसकी बैक साइड पर था और टैंकर सामने की तरफ पड़ा हुआ था। तेल बहना शुरू हो गया और ये जो खालें बनी हुई हैं फसलों की, इनमें तेल जमा होना शुरू हो गया। यहाँ से लोगों ने तेल जमा करना शुरू किया। कुछ लोगों ने जिस जगह से निकल रहा था तेल वहीं से जमा करना शुरू किया और आहिस्ता 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 यहाँ पर रश बढ़ना शुरू हो गया और ये तमाम अमल तकरीबन पौन घंटे तक जारी रहा। पौन घंटे बाद यहाँ आग लगती है। आग लगने की क्या वजह थी? कोई स्पार्क हुआ, किसी किस्म की चोट मारी गई लोहे पर, या किसी ने कोई माचिस फेंकी, सिगरेट फेंकी, किस वजह से आग लगी इसके बारे में हम नहीं जानते। और आग लगने के बाद यहाँ तकरीबन 3 से 4 धमाके हुए हैं। वो 3 से 4 धमाके इस तरह हुए कि अगर 50,000 लीटर इसमें पेट्रोल है तो टैंकर को बनाने का एक उसूल होता है, इतने बड़े टैंकर में पार्टीशन किए जाते हैं। उनकी ये प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। 3 प्लेट्स ये हैं और 1 प्लेट ये है। तो ये 4 कंपार्टमेंट थे। एक कंपार्टमेंट से ऑयल लीक होना शुरू हुआ है, बहना शुरू हुआ है, उसमें आग पहुँची है और फिर अगले जो कंपार्टमेंट हैं वो धमाके से फटे हैं। इनमें हज़ारों लीटर एक एक कंपार्टमेंट में फ्यूल मौजूद था और उस धमाके की शिद्दत इतनी है कि बताया जाता है कि जो लोग दूर खड़े थे बम की तरह यहाँ से उसकी शिद्दत गई है और उसने लोगों को अपनी लपेट में लिया है। मुताल्लिक़ा इदारे यहाँ क्यों नाकाम हुए, मुकामी पुलिस बर वक्त क्यों नहीं पहुँची और आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके, ये जानने के लिए हम DPO अहमदपुर शर्किया के पास पहुँचे, जो खुद से अब तक कोई फैसला करने की पोजीशन में नजर नहीं आए। इलाके का एक थाना है और उस थाने में कोई क्राइम कमिट होता है, चोरी होने लगी थी ना, क्राइम कमिट होता है और वो 1 घंटे तक होता रहता है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आनी थी वो ड्राइवर जो विक्टिम था उसकी तरफ से जो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी तरफ से जो मोटरवे की तरफ से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोकल आबादी की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बात यह है कि पुलिस तो इन्फॉर्मेशन पे ही ऑपरेट करती है ना, तो जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हैं वो वही आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो पुलिस के पास तो जब इन्फॉर्मेशन आई है उस वक्त उसने रिएक्ट किया है, लेकिन अगेन पुलिस के पास जब आती है वो पोस्ट इंसिडेंट इन्फॉर्मेशन आती है। आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस को इत्तला देर में हुई, ठीक है, ये इट्सेल्फ पुलिस की अपनी कमजोरी नहीं है? नहीं, मैं उस वीकनेस अब आप वो जिस एंगल से इंटरप्रेट कर लें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन के जो ज़राए हैं
और ये इंफॉर्मेशन के ज़राए जो हैं ये पुलिस रूल्स के अंदर मौजूद एक हैं। हादसा हो चुका, उसी तरह के ट्रक, वही एक ड्राइवर, वही 14 व्हीलर, वही 50,000 लीटर फ्यूल, वो यहाँ दाखिल होते हैं और फिर कोई हादसा होता है, तो फिर भी क्या पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? अब आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे अपने इलाकों में दाखिल होने से? इसमें जिस तरह मैंने बताया कि अभी हमारा जो ट्रैफिक विंग है उसको ऑथराइज़ कर दिया गया है, लेकिन अगेन जो ट्रैफिक रेगुलेशन है या जो चीज़ें हैं, जब तक जो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेटेड हो के ये काम करना पड़ेगा। अब अगर हमारे एंड पे जो है वो हमारी ट्रैफिक पुलिस डेफिनेटली उस पर, जिस तरह मैंने बताया कि उस पर गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, ट्रैफिक पुलिस उस पर जो भी एक्शन है वो ज़रूर तो करे। ये जिम्मेदारी अब ट्रैफिक पुलिस की है? नहीं, ट्रैफिक पुलिस को भी ये टास्क दे दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस को टास्क दे दिया गया है, लेकिन अगेन जो मैंडेट जो जिस तरह मैंने बताया कि ये अकेले ट्रैफिक पुलिस जो है वो जब तक तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स इस पे ऑन बोर्ड नहीं होते अभी तक नहीं। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे मैंने आपसे बताया कि मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजंस जो हैं वो हो रहे हैं, और इतने बड़ा वाक़या हो गया है, ये नहीं हो सकता कि इसको नेगलेक्ट गवर्नमेंट ने किया हो, इस पे डिसीजंस हो रहे हैं। और 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी हम खासे स्लो नहीं हैं। जो देखिए जी, बात यह है कि जो गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस हैं वो तो अब जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होने हैं। मैं तो अपनी ऑपरेशनल लेवल की बात करूंगा। ऑपरेशनल लेवल पे हमें इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, ट्रैफिक पुलिस हमारी जो भी इस पर कमी बेशी होगी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। ये सही है कि ऑयल टैंकर के नाम पर चलते फिरते बम सिंध से गुजरते हैं और सिंध हुकूमत को इन्हें रोकना होगा, मगर जब पंजाब में दाखिल होते हैं तो यही जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है। मगर हादसे की फौरी बाद अगर मुकामी थाना और पुलिस इससे लाइल्म रही तो हाईवे पुलिस कहाँ थी? और हादसे के 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इस विफाकी इदारे ने क्या अमली इक़दाम किया कि अब इस तरह के हादसे से बचा जा सके? सब एक ही बात कह रहे हैं कि मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी थी कि हमें इन्फॉर्म किया जाता, तो हम फ़ौरन पहुंचते। तो मोटरवे पुलिस कहाँ थी? देखें जी, अब ये तो इंक्वायरी हो रही है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन एट फॉल्ट है, क्योंकि इसमें हाई लेवल पे इंक्वायरी टीम आपकी कोई एसओपी होगी कि कितनी देर में आपकी पेट्रोलिंग होती होगी, देखिए कितने लोग आपके तैनात सुने, होंगे? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि हमारी मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ रोड पे होती हैं और वो एसओपीज़ के मुताबिक ही चलती हैं। क्या है वो एसओपी? एसओपीज़ यही कि रोड पर पेट्रोलिंग 24 आवर्स कर रही हैं गाड़ियाँ। यानी एक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, तो वो कितनी देर में वहाँ पर पेट्रोलिंग करती देखो, है? पेट्रोलिंग उनकी नीड है, कहीं किसी गाड़ी की हेल्प करना पड़ जाती है तो लाजमी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि गाड़ी की अगर ब्रेक डाउन है उसकी आपने हेल्प करनी है तो उसको 5 मिनट भी लग सकते हैं, हेल्प में किसी को फ्यूल लेके इस हादसे के बाद अमली तौर पर कोई एक स्टेप मोटरवे पुलिस ने ऐसा लिया हो कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, कोई तो वजह आपकी समझ में आई होगी सर? यहाँ बैठने के बाद कुछ तो आपने सोचा होगा सर, कुछ तो समझा होगा। सर, सब चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ कि रोड सेफ्टी पे जो ब्रीफिंग्स हैं वो हम कर रहे हैं, लोगों को, ड्राइवरों को ब्रीफ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं अभी इंक्वायरी आने पे, फैक्ट्स आने पे हम आपको बताएंगे कि क्या है और किस तरह करना है, ठीक है ना? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वही गाड़ियाँ उसी रोड पर उसी तरह से गुजर रही हैं और आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये हादसा किस वजह से हुआ, दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। सर, बात यह है कि गाड़ियाँ तो रोड पे चलेंगी, उस जानने के लिए कि किस वजह से हादसा हुआ तो इंक्वायरी हो रही है ना। देखिए, ओगरा से भी और पूछा जा माजरत रहा के है। साथ आपका इस्लामाबाद ऑफिस जो पॉइंट्स बता रहा है उससे आप लाइल्म में यहाँ बैठे हुए। अब फिटनेस जाली थी सर, फिटनेस जाली थी तो आपका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से चेक करते हैं कि अगर किसी के पास जाली फिटनेस है? नेकेड आई से नज़र आता है ना कि गाड़ी ख़राब है, तो वो किस तरह से निकल कर आ जाती है, क्या होता क्या है, ये कुछ तो बताएं इस बारे में। इसमें आरटीओ सेक्रेटरी साहब बताएंगे आपको, वही फिटनेस चेक करते हैं, वही फिटनेस देते हैं। दूसरा हफ्ता गुजर रहा है, एक पॉइंट आपके पास नहीं है कि आपको ये पता हो कि भाई ये हादसा हुआ किस वजह से था, भाई मुझे क्या वेरी मेजर लेने चाहिए, वेरी सॉरी दोबारा से ऐसा हादसा ना हो। देखें, वेरी सॉरी, जो इससे पहले चल रहा था वही आज चल रहा है, वही आगे भी चलेगा। मसूद साहब, वेरी सॉरी टू से कि जो पॉइंट आप लेना चाहते हैं वो हमारे तर्जमान मोटरवे से लें और आफ्टर इंक्वायरी लें। थैंक यू। और आपके पास कोई पॉइंट नहीं है? मेरे पास थे, मैंने दे दिया आपको।
आपके पास कोई नहीं है, मेरे पास वो point है। आपने कोई अमली कदम नहीं नहीं, अमली कदम हमने उठाया। उठाए जिस हैं। तरह से गाड़ियां चल रही थी वैसे चल रही सॉरी टू से कुछ नहीं किया है। हमने अमली कदम उठाए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम जो रोड पे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, हम ब्रीफिंग भी कर रहे हैं, हम वायलेशंस भी चेक कर रहे हैं, मजीद आपके इंक्वायरी पास आने पे इतने तो बताएंगे। लोग हैं नहीं कि आप सारी गाड़ियों को चेक कर सकें। नहीं, हम आप कर रहे briefing की हैं, बात नहीं हम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। आपकी बातों में खुद तजाद है, मसूद सर। साहब देखें, आप बी कूल डाउन, ऐसी बात नहीं, तसादुम नहीं है, हम सब कुछ कर रहे हैं। आपकी बातों में खुद तजाद नहीं है। ऐसा तसादुम नहीं है, ठीक है, बैठे देखें आप थोड़ा सा आप अल्लाह हमें नासिर एक की वजह से नहीं हुआ, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास ना पुलिस के पास जवाब है, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जवाब है, ना कमिश्नर ऑफिस के पास जवाब है, ना मोटरवे पुलिस के पास जवाब है। और हकीकत यह है कि जो कुछ इस हादसे से पहले हो रहा था, जो सिस्टम चल रहा था, जो निज़ाम चल रहा था, वही चल रहा है। इसमें एक रत्ती बराबर भी कुछ तब्दीली नहीं है, कोई अमली इक़दाम नहीं है कि किस तरह की गाड़ियाँ आएंगी, किस तरह की नहीं आएंगी, क्या ऑन होल्ड जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। नाकिस ऑयल टैंकर में तेल भर देने पर शेल और इस जैसी दीगर ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इनको फिटनेस सर्टिफिकेट फराहम करने वाले सरकारी इदारे भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। ये परफॉर्मर होता है जो यहाँ किसी भी MVA के पास होता है। ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के मुताबिक गाड़ियों को चेक किया जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो शख्स इसे चेक कर रहा हो वो इंजीनियरिंग जानता हो, गाड़ियों के बारे में जानता हो, और ये रूल्स 1969 के मुताबिक तैयार किया गया है। और फिटनेस करने के लिए जो जगह है, यानी अगर आपको उसके शॉक्स चेक करने हैं, उसकी बॉडी को चेक करना है, गाड़ी को ऊपर उठाना होगा, नीचे से देखना होगा, मुख्तलिफ तरीक़े होंगे, टायर चेक करने का अलग तरीक़ा होगा, ब्रेक चेक करने के लिए बाकायदा मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। गाड़ियों की तादाद 1969 के मुकाबले में इस वक्त कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम वही पुराने ज़माने के अंदाज़ में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। MVA साहब हैं यहाँ पर अभी? हमें लाहौर है ना मीटिंग में, वो गाड़ी ऑयल टैंकर निकलती हुआ, हाँ उसके लिए DA सेक्रेटरी साहब और इकट्ठे लाहौर हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ले गए थे ना, लेटर ले गए थे अपना यहाँ से बना के, किस चीज़ का लेटर? ऑयल टैंकर जो कल्टी हुआ। कब का ऑफिस है ये नवाब साहब के दौर का, नवाब साहब के दौर का ये है। नवाब साहब। अठारहवीं सदी में खश्ती ईंटों से ये कमरा तामीर किया गया था, और उस वक्त भी ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए तामीर किया था। रियासत के नवाब ने उस वक्त उसको तामीर किया था। 2 सदियां गुजरने के बाद इस ऑफिस में सिर्फ इस एक कमरे का इजाफा हुआ। तो ये हाल है मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का। रिकॉर्ड रूम है ये? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये इसी तरह से रिकॉर्ड रखते हैं आप? नहीं, ये अभी सिग्नेचर किए हुए ना साहब ने, इनको फिर हम रखते हैं अलमारियों में सामने। इनमें होता है, देख सकता हूँ? इसमें तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सोते भी यहीं पर है? यहाँ मैं सोता हूँ ना, मैं चौकीदार हूँ यहाँ। तो ये आपका रूम है? तो ये स्टोर रूम है या आपका रूम है? ये एक कमरा बनाया हुआ है ना, खाली था ये। इतना बड़ा अगर टैंकर आए फिटनेस के लिए तो उसकी फिटनेस भी वही होगी? नहीं, वो यही टैंकर यही आते हैं हम, यानी कि जैसे सीमेंट वगैरह बजरी वगैरह लेके नहीं आते हैं टैंकर वगैरह। खड़ा कहाँ करते हो भाई? मेन पे। आओ दिखाओ सर, कौन सी जगह? गाड़ी को उठा के चेक करना है, उसके ब्रेक चेक करने, किसी किस्म की कोई मशीनरी नहीं है? वो तो साहब चेक करते हैं ना खुद ही। साहब जब यहाँ नहीं होते तो गाड़ी कौन चेक करता है? हमारे हेड क्लर्क साहब है ना, सरफराज साहब, वो चेक करते हैं। वो हेड ऑफिस गए हुए हैं उधर। तो हेड क्लर्क MVA का काम करता है? हाँ जी, हाँ, अमी साहब के पास है ना।
हेड क्लर्क भी MV है यहाँ पर, यहाँ भी नहीं, गाड़ियाँ चेक करते हैं सर। गाड़ियाँ चेक करते हैं हेड क्लर्क के, और वो गाड़ियाँ चेक करते हैं। तो जनाब ये तरीका जब फिटनेस सर्टिफिकेट देने का होगा तो ये अहमदपुर शर्किया जैसे वाक़यात नहीं होंगे तो और क्या होगा। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, मैं पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही सिलसिला है, यही तरीका राइज है। इस हादसे का एक और दिल दहला देने वाला पहलू ये भी है कि हादसे के मुकाम से करीब तरीन बड़ा अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल 50 किलोमीटर के फासले पर था, जहां बर्न यूनिट मौजूद ही नहीं था। और बर्न यूनिट का हामिल अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मुल्तान का नश्तर हॉस्पिटल था। इन अस्पतालों तक मरीजों को पहुंचाने में बहुत देर लगी, जिसकी वजह से जानी नुकसान में इजाफा हुआ। इस वक्त आग लगी, उसके कितनी देर के बाद वहाँ पर रेस्क्यू के लिए लोग आए? जी बहुत देर से आए हैं, कितनी देर लगी होगी? एक घंटा पे पर लगी है और मिसम गई है। तो कौन आया था सबसे पहले? 112 आई थी या कोई दूसरी? मोटरवे वाले आए थे। मोटरवे वाले आग लगने के 1 घंटे के बाद आए? क्या ना मोटरवे वाले आगे ना तो भाज वनो भा लगी पई है, भा लागवे से कोई हरकत कित भा लागवे से जिम्मेदारी सके। लेकिन इस वक्त भी अगर मुल्तान में जगह खाली होती है नश्तर अस्पताल में जहाँ पे बर्न सेंटर मौजूद है तो लोगों को वहाँ मुंतकिल किया जाता है। तो ये दावा सरकार की तरफ से करना या सरकारी एहलकारों की तरफ से करना कि तमाम सहूलतें मौजूद थीं, बड़ी अच्छी तरीके से मरीज़ों को देखा, ये आज भी साबित करता है कि यहाँ से मरीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है मुल्तान जैसे ही वहाँ पर जगह खाली होती है। तो ये काफ़ी जगह नहीं है इन मरीज़ों को कैटर करने के लिए। इस वार्ड में ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी, सब एक ही जगह मौजूद हैं जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्या ख़वातीन और मर्दों को अलग अलग नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जगह कम है, ओवरलोडेड हैं अस्पताल। यहाँ 4 तहसील हैं तो चारों तहसील में इस तरह के अस्पताल क्यों मौजूद नहीं हैं? क्या ऑरेंज लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है या वो प्रोजेक्ट्स जिनका सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए या ये अस्पताल आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए? तो यहाँ अगर हर तहसील में एक बड़ा अस्पताल मौजूद होता, इक्विप्ड होता, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते तो शायद अमवात भी कम होती और लोगों को रिलीफ भी मिल सकता था। हमारी ये इज्तिमाई बेहिसी क्या क़यामत ढा गई? शायद हमें एहसास भी नहीं। कितनी माएँ, बीवियाँ, बूढ़े बाप और कितने ही मासूम बच्चों के वालिदैन आज गम से निढाल हैं। उस वक्त तो आपने देखा जब आपके बच्चों को आग लगी हुई थी, तड़प रहे थे, उस वक्त तो आपने देखा, मगर जब ये धमाका हुआ लोग दूसरा जले बड़ा धमाका हुआ काबिल शिनाख्त नहीं रहे, फिर नहीं पहचान सके। नहीं पहचान सके, कोई सबूत नहीं मिल रहा, सबको कोई जवाब नहीं मिल रहा। मेरे 2 लाल हिक दे 5 बच्चे ने, हिक दे 3 बच्चे ने, तकदीर रबती मन्नी बैठे बनाया अम्मा अल्लाह सब्र दे आपको। इनकी बॉडी का भी कुछ पता नहीं चला। हमारे 5 लोग हैं ना यहाँ से, साढ़े घर से बस्ती दले कोई नहीं। ये बच्ची के पास ही तस्वीर रहती है। वो मेरी भाभी है, ये भाई मेरा था।
पता ही नहीं है कि वो ना उसकी कोई लाश मिली है और उसके बारे में कुछ नहीं पता। बहरहाल अभी डीएनए टेस्ट होने हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी है। हो सकता है जो 125 कब्रें यहाँ बनी हुई हैं उनमें से कोई हो, और अगर फिर भी कोई तहफ़्फ़ुज़ है इनको तो इनको इत्मीनान दिला दिया जाए, कोई आ जाए यहाँ पर। आपके पास कोई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोई इलाके का आदमी कोई आया? नहीं आया, कोई क्या नहीं आया। जिनके प्यारों का कुछ नहीं पता है, जिनकी बॉडीज़ का कुछ नहीं पता, और वो कोई क्लेम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। हुकूमत को चाहिए कि जो हादसा हुआ उसको तो आप नहीं रोक सके। आपके इदारे उस वक्त पता नहीं कहाँ सो रहे थे, कहाँ आपकी पुलिस थी, कहाँ आपकी इंतज़ामिया थी। मगर अब ये छोटी बच्ची जो अपने बाप की तस्वीर अपने हाथ में रख के बैठी है, इसका भी कोई मुस्तकबिल है। इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इसकी तालीम कैसे होगी, ये कैसे बड़ी होगी, कैसे गुजारा होगा। इनके बच्चे, किसी का शौहर नहीं है, किसी का भाई चला गया, किसी का बाप चला गया। ये बहुत बड़ा सानहा है। तो जो मुतासरीन हैं, आप ये ना सोचें कि आपने कुछ लोगों को पैसे दे दिए और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। यहाँ आएँ, आकर वाकई लोगों के दरमियान बैठें, बात करें, मिलें। अगर मदद करनी है तो दिखावे के लिए मदद ना करें, हकीकी मानों में मदद करें। इस जगह पर सानहा अहमदपुर शर्किया के 125 खाकसर जस्द खाकी मदफून हैं। इनके कदमों पर नंबर लिखे हुए हैं क्योंकि इनके डीएनए टेस्ट होंगे और डीएनए टेस्ट के बाद फैमिलीज़ को ये बता दिया जाएगा कि आपके मरने वाले यहाँ दफन हैं। 100% शिनाख्त फिर भी नहीं होगी। अगर एक घर के 2, 3, 4 लोग मौजूद हैं तो उनका डीएनए एक ही तरह का आएगा। ये सानहा जब वक़ू पज़ीर हुआ, उसके बाद की कहानी तमाम डिपार्टमेंट्स जो भी रिलेटेड हैं इस पूरे वाक़े से वो बयान करते हैं। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता था? आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हादसात को कैसे रोका जा सकता है, किसी के पास जवाब मौजूद नहीं है। छोटी सी कोशिश कि हक़ाइक़ सामने लेकर आ सकें, अपना चेहरा खुद आईने में देख सकें कि ये कितना बदनुमा और दागदार हो चुका है। एक छोटी सी कोशिश थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।